कंपनी के आईपीओ में जाने के बाद मुझे 60 मिलियन की शेयर्स मिली और मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। मैं घर वापस आया और मजाक में अपने माता पिता से कहा कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है और अब मैं उन्हीं के सहारे जीने वाला हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट, उसी दिन उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई के नाम ट्रांसफर कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब वो मेरे भाई के साथ रहने जाएंगे और मुझे कोई किराए का घर ढूंढ लेना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मौका देखकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं बस मुस्कुराया और उनकी सारी मांगे खुशी खुशी मान ली। मैंने 60 मिलियन वाली बात का जिक्र तक नहीं किया। माँ पापा, मैं अचानक वापस आ गया क्योंकि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। क्या आप कुछ समय तक मेरा खर्च उठा सकते हैं? मेरे माता पिता के चेहरे पर हैरानी देखकर मैं मुस्कुराने ही वाला था और कहने वाला था, मजाक था, मैं बस आपको डरा रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे पापा ने माँ के कपड़ों का किनारा खींचा। दोनों ने मुझे बनावटी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करना भी अच्छा होता है। बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुम्हारी माँ और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। इतना कहकर वो जल्दी से बेडरूम में चले गए, जैसे उन्हें डर हो कि मैं उनकी बात को सच मान लूंगा। मैं दरवाजा खटखटाकर सच्चाई बताने ही वाला था कि अंदर से पापा की आवाज सुनाई दी। कानान चेन की नौकरी चली गई है। अगर वो घर पर रहा तो जरूर हमारे सहारे जीना चाहेगा। ये नहीं चल सकता। सुनो, जब तक उसे पता नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, तब तक सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी और बाकी सब कुछ दूसरे बेटे के नाम कर देते हैं ताकि उसका मन न ललचाए। माँ की आवाज थोड़ी हिचकिचाती हुई लगी। सारी प्रॉपर्टी? लेकिन एक घर तो हमारे नाम पर सिर्फ कागजों में है। असल में वो फ्लैट हियांग चेन ने अपनी शादी के लिए खरीदा था। ऐसा करना ठीक रहेगा? पापा ने तुरंत बहाना बनाया। अगर हमारे नाम पर है तो हमारा ही हुआ। उसकी बड़ी शहर में अच्छी नौकरी है, वो बड़ा बेटा है, उसे अपने भाई के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। क्या वो मेहनत करके शादी के लिए दूसरा फ्लैट नहीं खरीद सकता? माँ ने आह भरी। मुझे बस डर है कि हियान चेन को लगेगा कि हम पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात? हम उसके माता पिता हैं, हमने उसे पाला है और वैसे भी वो बेरोजगार नहीं है। सब कुछ छोटे बेटे को देना उसके लिए बचत करने जैसा ही है। अगर वो आलसी बन गया और काम नहीं किया तो? अगर उसने सब कुछ उड़ा दिया तो क्या होगा? माँ कुछ देर सोचती रही और आखिर में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आऊं आऊं से भी कह दूंगी कि कोई बेवकूफी वाली बात ना करे। मैं दरवाजे से टिक कर खड़ा था। मेरे चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी और मैं वापस अपने कमरे में लौट आया। मुझे हमेशा से पता था कि बचपन से ही मेरे माता पिता गेनाओं को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ बड़ा हुआ था। आओ आओ, उनके साथ बड़ा हुआ था। बचपन से वो मुझसे कहते थे, तुम बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता जैसा होता है। चाहे गलती किसी की भी हो, तुम्हें अपने छोटे भाई के लिए झुकना पड़ेगा। हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। सुबह जल्दी उठे, रात देर तक जागे, इसीलिए हमें मजबूरी में तुम्हें गांव में छोड़ना पड़ा। तुम वहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें कहीं और भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। गांव में ही रहो। हमें तुम्हारे भाई का भी ध्यान रखना है। मैं अपने माता पिता की मजबूरियां समझता था, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले साल से ही मैंने उनसे पैसे लेना बंद कर दिया था। बल्कि मैं खुद काम करके अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी उठाता था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लगभग 8 साल तक कड़ी मेहनत की और पैसे बचाकर अपने गांव में 2 बेडरूम वाला एक फ्लैट खरीदा। वो मेरी शादी के लिए था, लेकिन मेरे भाई ने कहा, मेरे पहले घर का मौका मत छीनो। इसलिए मैंने वो फ्लैट अपने माता पिता के नाम कर दिया, यह सोचकर कि अगर कभी मैं राजधानी में घर खरीद सका तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगा परिवार में ऐसी बातें मायने नहीं रखती, इसलिए मैंने मान लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तभी से मेरा फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। मैं घर इसलिए लौटा था क्योंकि मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। जिस कंपनी में मैंने निवेश किया था उसका आईपीओ आ गया था और मेरे डिविडेंड 60 मिलियन से ज्यादा थे। साथ ही हर साल और भी भुगतान मिलने वाला था। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका था। मैं अपने माता पिता से बात करके एक बड़ा बंगला खरीदना चाहता था। अपने भाई के लिए कुछ दुकानें, एक कार और दोनों को रिटायरमेंट के लिए कुछ मिलियन देना चाहता था ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। मैं तो फैमिली ट्रिप तक प्लान कर रहा था। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ मजाक करना चाहता था। ये कहना चाहता था कि अब मैं उनके सहारे जीऊंगा ताकि वो थोड़ा घबरा जाए और फिर मैं उन्हें बता दूं कि हम अमीर हो चुके हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हैरान मैं खुद हो जाऊंगा। हालांकि जो कुछ मैंने अपने माता पिता से सुना उसने मुझे बहुत झटका दिया। मेरा भाई जनाव ऐसा नहीं है। बचपन से मैं हमेशा उसे सबसे अच्छी चीज पहले देता था। लगभग मैंने ही उसे बड़ा किया था। हमारा रिश्ता बहुत करीब है। माता पिता का ये स्वार्थी रवैया वो कभी मंजूर नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद मेरे माता पिता चिंतित चेहरा बनाकर मेरे पास आए। बेटा, कोई बात नहीं, तुमने इतने साल बहुत मेहनत की है। अब जब घर आ ही गए हो तो अच्छे से आराम करो। तुम्हारे पापा और मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं। क्या रात के खाने में कुछ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। अगर मैंने उनकी पहले वाली बातचीत नहीं सुनी होती तो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि इतने फिक्र करने वाले दिखने वाले माता पिता हर कदम पर पैसों का हिसाब लगा रहे थे। उसी समय मेरी माँ का फोन बजा। मैंने दूसरी तरफ अपने भाई की आवाज सुनी। माँ, ऐसा क्या जरूरी काम है कि मुझे प्रॉपर्टी ऑफिस आना पड़े? माँ तुरंत फोन लेकर एक तरफ हट गई। बस आ जाओ। मेरे पापा मेरी नजर रोकने के लिए मेरे सामने आ गए और मुस्कुराकर बोले, थोड़ा आराम कर लो, हम चलते हैं। मैं मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। जैसे ही उनका ध्यान हटा
मैं चुपचाप उनके पीछे निकल गया। फिर मैंने देखा कि वो सड़क किनारे मेरे छोटे भाई से मिले। मैं धीरे से दीवार के कोने तक गया और उनकी बातें सुनने लगा। वो वही सब दोहरा रहे थे जो पहले कह चुके थे। उन्होंने ये सारी बातें मेरे भाई को भी बता दी। जब उसने सारी बात सुन ली तो उसने चिंता से भौहें सिकोड़ ली। पापा, माँ, ये ठीक नहीं है। आप लोग मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी माँ ने तुरंत जियानाओं की आस्तीन खींची। अरे आओ, तुम्हारा भाई अब काम नहीं करता और घर पर ही रहने वाला है। कौन जाने कितने दिन आराम करेगा। अगर उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और फिर हमसे अपना खर्च उठाने के लिए पैसे मांगने लगा तो भविष्य में तुम घर कैसे खरीदोगे और शादी कैसे करोगे? ये सुनकर मेरे पिता ने सिर हिलाया। सही कह रही हो, मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा था। हमें सावधान रहना होगा। और इसमें गलत क्या है? चीजें हमारी हैं, घर भी हमारे नाम पर है। हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। नहीं, उसे बर्बाद करने देने से अच्छा है कि तुम्हें दे दें। माँ ने फिर उसे समझाने की कोशिश की। जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि परिवार के पास कुछ नहीं बचा है तो वो राजधानी में जाकर फिर से पैसे कमा लेगा। वो कुछ दिन घर पर रहेगा और फिर जीरो से दोबारा शुरुआत करेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड, हम उससे मिल चुके हैं। क्या वो लोग शादी नहीं करने वाले थे? कम से कम वो घर तो उनकी शादी के बाद का घर होने वाला था। क्या वो घर भी मेरे नाम कर देंगे? अरे शादी का घर? अब जब उसके पास नौकरी नहीं है तो कौन सी औरत उसके साथ रहना चाहेगी? तुम अलग हो। अगर गांव में तुम्हारे पास न पैसा हो और न घर तो तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढना और भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर मेरे बड़े भाई को पता चल गया तो? मेरे पिता कुछ पल रुके और फिर तिरस्कार से हंसे। तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया? आखिर हम उसके माता पिता हैं। इतने सालों में तुम्हारा भाई हमेशा हमारी बात मानता आया है। उसने कभी हमारा विरोध नहीं किया। और वैसे भी बच्चों का अपने माता पिता का ख्याल रखना स्वाभाविक है। जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो हमारी अच्छी नीयत समझ जाएगा और हमें दोष नहीं देगा। ये भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का तरीका है। माँ भी बीच में बोली, हाँ, कोई जवान लड़का हर समय आराम कैसे कर सकता है? तुम्हारा भाई तो ये भी नहीं सोचता कि हमने बाहर कितनी मेहनत की ताकि वो पढ़ सके। अगर उसे पता चल जाए तो चल जाए। वो और क्या कर सकता है? क्या वो हमसे लड़ाई करेगा? वो तो बड़ों का अपमान होगा। ये कहते कहते मेरे पिता और भी गुस्सा हो गए। सच कहूं, अगर उस समय दादाजी ने मुझे मजबूर न किया होता तो तुम्हारे भाई को बहुत पहले स्कूल छोड़ देना चाहिए था। बताओ, गांव के एक लड़के को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत है? 10 से 12 साल की उम्र में कौन काम पर नहीं निकलता? अगर तुम्हारे दादाजी इतने जिद्दी ना होते तो तुम्हारा भाई अब तक काम कर रहा होता। हाँ, गांव के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। बाहर बिताए उन सालों ने हमें थका दिया। मेरी माँ ने समय देखा और जल्दी से कहा, हाँ, चलो जल्दी जाकर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करो। घर वापस आने के बाद अपने भाई को कुछ मत बताना। मैंने देखा कि हियानो के होंठ धीरे से खुले और फिर बंद हो गए। आखिर में उसने सिर हिला दिया। ठीक है, समझ गया, लेकिन ये आपका आइडिया है। मेरा भाई शायद सिर्फ आराम करने घर आया है। अगर किसी दिन वो फिर राजधानी लौट गया और खूब पैसा कमाने लगा, उम्मीद है कि वो मेरे लिए एक कार खरीदेगा। उसे ऐसा मत करने देना कि वो मुझसे नाराज हो जाए। अरे, ये कहने की भी जरूरत नहीं है। हमने पहले ही सब सोच रखा है। मैं इस परिवार को हंसते मुस्कुराते दूर जाते हुए देखता रहा। मैं दीवार से टिक गया और एक हाथ से अपनी आंखें ढक लीं। मैंने धीमे से कड़वी मुस्कान के साथ हंसी छोड़ी। जिस पल मुझे वो पैसा मिला था, मेरा पहला ख्याल यही था कि घर लौटकर उन्हें बताऊं कि अब हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। मैं वो खुशी उनके साथ बांटना चाहता था। मुझे लगता था कि हम एक परिवार हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। इस घर का असली बेटा सिर्फ जेनाव है। और मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ ऐसा इंसान हूँ जिससे इस घर वाले हमेशा लेते ही रहते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो वो कुछ मीठी बातें बोलकर मुझे शांत कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। मिडिल स्कूल के बाद से मैंने उनका एक पैसा भी खर्च नहीं किया। दिन में स्कूल जाता था, रात में वेटर की नौकरी करता था ताकि उन पर कोई बोझ न पड़े और उन्हें परेशानी ना हो। हर दिन मैं दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनता था और ऐसे जूते पहनता था जो मेरे साइज के भी नहीं होते थे। और जेनाव के पास इतने नए कपड़े थे कि वो सब पहन भी नहीं पाता था। वो मुझसे कहते थे कि उसे समझो। कानाव गांव में बड़ा हुआ था और फिजूल खर्च करने का आदी था और मैं बड़ा भाई था। मुझे हर बात में उसके लिए त्याग करना चाहिए था। मैंने उनकी बात सुनी और वैसा ही किया। मुझे लगता था कि बड़े भाई होने के नाते मुझे समझदार होना चाहिए। इसलिए अगर माँ पापा मेरी चिंता नहीं करते थे तो वजह ये थी कि मैं काफी आत्मनिर्भर था। कौन सोच सकता था कि असल में उन्हें मेरे ऊपर समय खर्च करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। शुरुआत में नौकरी छोड़ने और उनके सहारे जीने वाली बात सिर्फ एक मजाक थी, लेकिन उसी मजाक ने मुझे वो सच्चाई दिखा दी जिसे मैं सालों से स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन अब सच्चाई समझने में देर नहीं हुई है। कम से कम पैसा अभी भी मेरे हाथ में है। रात को पूरा परिवार खाने की मेज के सामने बैठा था और एक दूसरे की तरफ देख रहा था। फिर मेरी माँ ने सबसे पहले बात शुरू की। हियानचेन, तुम इतने सालों से घर से बाहर रहे हो, तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है कि तुम आराम करने के लिए घर लौटे हो, लेकिन घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। मैंने नजरें नीचे कर लीं और बिना कुछ कहे खाना खाता रहा। तभी मेरे पिता ने गला साफ किया और बोले, पहले हमने एक छोटा सा बिजनेस किया था, लेकिन उसमें हमारा सारा पैसा डूब गया। ये घर,
ये घर भी हमसे छिनने वाला है। कांचन, तुम्हारी माँ और मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। हम सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई के किराए वाले फ्लैट में जाकर रह सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा है। तो देखो, इस हफ्ते तुम शिफ्ट हो जाओ, अपने लिए रहने की कोई जगह ढूंढ लो। उन्हें उम्मीद थी कि मैं चौंक जाऊंगा और सारी डिटेल पूछूंगा, इसलिए वो पहले से तैयार थे और मुझे पूरी कहानी समझाने वाले थे। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ठीक है, समझ गया, मैं अपना सामान पैक करके शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे वो मुझे धोखा देना चाहते थे, वैसे ही अब मुझे भी उनकी परवाह नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे मैं उन्हें ये नहीं बताने वाला था कि मेरे पास 60 मिलियन है। इन 2 दिनों में मैंने अपना सामान लगभग पैक कर लिया था। जब मैं जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरी गर्लफ्रेंड अपने आप मेरे गाँव मुझे ढूंढते हुए आ गई। इन दिनों मेरे माता पिता भी घर में सामान समेट रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे बांगवान आ गई, घर थोड़ा बिखरा हुआ है, पहले बैठ जाओ। लिन ने सिर हिला दिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो कहा था कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इतनी दूर तक आ गई और मुझे लेने भी नहीं आने दिया। थक गई होगी ना तुम। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लिन ने धीमी आवाज में मुझे बीच में ही रोक दिया। हियान चेन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर उसने कनखियों से मेरे माता पिता की तरफ देखा। मैं तुरंत समझ गया और उसे सीधे कमरे में ले गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बांगवान, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, चलो खत्म करते हैं। ये शब्द सुनते ही मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। बांगवान, इतना अचानक क्यों? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर भी है, मैंने कहा। हम दोनों का रिश्ता खत्म, लिन ने दृढ़ आवाज में कहा। मैंने गहरी सांस ली और उसके बगल में बैठ गया, बेबस महसूस करते हुए। मैं लीना से एक दोस्त के जरिए मिला था। वो भी मेरी तरह बाहर के शहर की थी। वो भी बीजिंग संघर्ष करने आई थी। हम दोनों की परिस्थितियों में बीजिंग में टिके रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने सोचा था कि कुछ साल मेहनत करेंगे और फिर किसी छोटे शहर में बस जाएंगे। असल में 1-2 साल बाद हमारे पास शादी के लिए पर्याप्त पैसा हो जाता। हालांकि मुझे पता था कि उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अचानक ब्रेकअप की बात करेगी। मैं उसे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन हुआन अधीर चेहरे के साथ सीधे कह देगी, हियान चेन, तुम सच में निकम्मे हो। इतने सालों से बीजिंग में हो और अब तक एक फ्लैट भी नहीं खरीद पाए। जो बातें मैं कहना चाहता था वो मेरे गले में ही अटक गईं। बांगवान, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं निकम्मा हूँ। बीजिंग में एक फ्लैट की कीमत 20 मिलियन है। एक आम कर्मचारी उसे कैसे खरीद सकता है? बांगवान, तुम भी तो बाहर की हो, तुमने भी बीजिंग में संघर्ष किया है, तुम्हें समझना चाहिए। लिन हुआन ठंडी हंसी हंसी, अपनी निकम्मेपन के लिए बहाने मत बनाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं यहाँ साफ साफ रिश्ता खत्म करने आई हूँ। मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी। हियान चेन, मेरी माँ ने मेरे लिए कोई ढूंढ लिया है। मुझे लगता है वो मेरे लिए सही है। वो बीजिंग का रहने वाला है, लोकल। मैं उससे शादी करने वाली हूँ। शादी? ये सुनते ही मुझे अचानक समझ आ गया कि लिन हमेशा ओवर टाइम का बहाना क्यों बनाती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और कड़वी हंसी हंस पड़ा। लिनान, इस बात सिर्फ पैसों की है ना? अगर मेरे पास पैसा होता तो? अगर मेरे पास भी बहुत पैसा होता तो? लिन मुड़ी और चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। उसी पल उसकी आंखों में देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो अब पहले वाली लड़की नहीं रही। अब जब वो मुझे देखती है तो उसकी आंखों में प्यार नहीं होता, सिर्फ ऊब और अधीरता होती है। हियान चेन, थोड़ा रियलिस्टिक बनो। तुम्हारा वो प्यार व्यार पैसे के सामने बहुत सस्ता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पैसा भी होता तो कितना होता? तुम पूरी जिंदगी में भी जिन सिटी में घर नहीं खरीद सकते। असल में तुम उन माइग्रेंट वर्कर्स से अलग नहीं हो। हियान चेन, मुझे दोष मत दो, खुद को दोष दो। जिंदगी में ज्यादा रियलिस्टिक होना पड़ता है। उसकी हर बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक घटिया कॉमेडी हो। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही ब्रेकअप करते हैं। उम्मीद है तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। लिन हुआन ने मुझे ऐसे देखा और धीरे से आह भरी। यान चेन, मैं खुश रहूंगी। और तुम ऐसी आवेश में आकर बातें मत कहो। अब से थोड़ा रियलिस्टिक बनो। दूसरों की हर बात पर भरोसा मत किया करो। शुरू में मैंने सुना था कि तुम्हारी नौकरी अच्छी है। मुझे लगा था कि तुम जिन में टिक पाओगे। मैं बहुत भोली थी। तुम्हारी उस मासिक सैलरी से चाहे जितनी बचत कर लो कभी काफी नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हारी कोई कर्जदार भी नहीं हूँ। हालांकि तुम मेरे साथ अच्छे थे, मैंने भी काफी समय तक तुम्हारा साथ दिया है। ये कहकर वो मुड़ी और सीधे चली गई। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि शायद बदकिस्मत मैं नहीं बल्कि वो लोग हैं। जो चीज आज वो चाहते हैं वो मेरे पास पहले से मौजूद है। लेकिन ये लोग, जब सब कुछ उनके हाथ की पहुंच में था, तभी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। शायद ऊपर वाला जानता था कि वो इस सब के हकदार नहीं है। माँ और पापा ने देखा कि लिन हुआन बिना अलविदा कहे ही चली गई। उनके चेहरे तुरंत उतर गए। ये कैसी लड़की है? इसमें जरा भी तमीज नहीं है। उसने हमारे लिए खाना तक नहीं बनाया। उसने हमें देखा और ऐसे बर्ताव किया जैसे हम मौजूद ही नहीं हैं। मेरे पिता ने भारी आवाज में कहा, ऐसी औरत से शादी नहीं की जा सकती, समझे? उससे शादी करना परिवार के लिए बदनसीबी होगी। शादी नहीं हो सकती। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैंने ठंडी आवाज में कहा। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। देखा?
नौकरी नहीं रही तो औरतें भी तुम्हें नीची नजर से देखने लगी। ठीक है, अब बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जिन वापस जाओ, अच्छी तरह कोई नौकरी ढूंढो। आगे चलकर हमें भी पालना है और तुम्हारे भाई को भी कार चाहिए। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और फिर से संघर्ष नहीं करोगे तो क्या चाहते हो कि हम बुढ़ापे में भूखे मरें? मैं उनसे और बात नहीं करना चाहता था। मैंने सीधे सिर हिला दिया। जब सामान पैक हो जाएगा मैं जिन वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर मेरे माता पिता खुशी से बार बार सिर हिलाने लगे। ये ठीक है, तुम जवान हो, गांव में रुककर क्या करोगे? जाओ, अच्छे से जाओ, जाओ जाओ। ये सुनकर मेरे मुंह से लगभग ठंडी हंसी निकल गई। जब बात मेरे छोटे भाई की थी तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तब उन्होंने कहा था, बाहर जाकर क्या करोगे? हम तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, कार भी दिलाएंगे और घर भी, और तुम्हारा बड़ा भाई हर महीने तुम्हें पैसे देगा, है ना? और सच में मैं हर महीने उसे अच्छी खासी रकम ट्रांसफर करता था। ये सोचकर मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। निश्चिंत रहो। जिन वापस लौटने के बाद मैंने कंपनी के सारे कामकाज का ट्रांसफर पूरा किया और सीधे इस्तीफा दे दिया। कंपनी मुझे रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम सहयोग का एक एग्रीमेंट ऑफर किया जिसमें जरूरत पड़ने पर मैं कभी कभी मदद कर सकता था। मैंने मान लिया। हम लोग जो अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके थे साथ बैठकर मजे से डिनर करने लगे। फिर किसी ने कहा, वैसे भी अब करने को कुछ खास नहीं है, क्यों ना कोई कंपनी खोली जाए या कोई छोटा बिजनेस किया जाए, वैसे भी इतना नुकसान नहीं होगा जिसे हम झेल ना सकें। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने उसी दिन निवेश करने के लिए हाँ कर दी। उनके साथ मेरा समय काफी अच्छा बीता, लेकिन जब मैं घर लौटा तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। ड्राइंग रूम का सोफा दरवाजे तक खिसकाया हुआ था। सेंटर टेबल एक तरफ उलटी पड़ी थी। टूटे हुए कांच पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। यहाँ तक कि दीवार पर टंगा सजावटी सामान भी उखाड़ फेंका गया था। बेडरूम की अलमारी उलटी पुलटी हुई थी। कपड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। बिस्तर की चादरें खींचकर फर्श पर फेंक दी गई थी। यहाँ तक कि बाथरूम का सामान और रसोई के बर्तन तक नहीं छोड़े गए थे। पर्दे की रॉड टूटी हुई थी। पर्दे का कपड़ा भी फाड़ दिया गया था। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लूटपाट मचा दी हो। इंसानी जिंदगी का कोई निशान तक नहीं बचा था। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया। एक पल में मेरी सारी खुशी गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का खून जम गया हो। मैं कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर होश में आया। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया, फोन निकाला और सीधे 110 पर कॉल कर दिया। मेरी उंगलियां इतनी कसकर जकड़ी हुई थीं कि सफेद पड़ गई थीं। फोन पर मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, पता बताया और कहा कि घर पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। फोन रखने के बाद मैंने मकान मालिक को भी कॉल किया। जैसे ही उसने सुना कि उसका घर इस हालत में है, वो घबराकर बोला, मैं अभी आता हूँ। 10 मिनट बाद पुलिस सबसे पहले पहुंची। 2 पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम अंदर आई। उन्होंने उपकरण निकालकर घर की जांच शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट उठाए गए, जूते के निशानों की जांच की गई। कुछ देर बाद मकान मालिक भी पहुंच गया। घर की हालत देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बिखरे हुए सामान की तरफ इशारा करता रहा और कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। आखिरकार उसने कहा, ये कैसी आफत आ गई? मैंने अभी कुछ महीने पहले ही इस घर का पूरा रेनोवेशन कराया था और कुछ ही महीने पहले तुम्हें किराए पर दिया था। मैंने तुरंत माफी मांगी और कहा कि मुआवजे की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये सुनकर मकान मालिक का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। मैंने पुलिस के साथ मिलकर पूरा बयान दर्ज कराया। फोरेंसिक टीम आधे घंटे से ज्यादा समय तक काम करती रही। उन्हें दरवाजे के हैंडल पर कई फिंगरप्रिंट मिले, सेंटर टेबल पर भी कई उंगलियों के निशान मिले और फर्श पर अलग अलग लोगों के जूतों के निशान भी पाए गए। पुलिस वालों ने हमें बताया कि वे सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे और संदिग्ध लोगों का पता लगाएंगे, इसलिए हमें खबर का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जो सामान गायब हुआ है उसकी एक लिस्ट बना लूं और बाद में जमा कर दूं। पुलिस के जाने के बाद मैं और मकान मालिक मिलकर घर की थोड़ी सफाई करने लगे। घर की हालत देखकर मकान मालिक टूटे हुए कांच उठाते हुए लगातार शिकायत कर रहा था। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी। कौन अपना समय बर्बाद करके मेरा घर खाली करेगा? और सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने कोई कीमती सामान नहीं चुराया, सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें उठा कर ले गए थे। ये बात सच में समझ से बाहर थी। अगली सुबह फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से पुलिस ने एक महिला की पहचान की। वो लिंगवान थी। बाकी 2 लोग शायद किसी मूविंग कंपनी के कर्मचारी थे। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि लिनान खुद खड़ी होकर सामान उठवाने वालों को निर्देश दे रही थी। यहाँ तक कि बालकनी का कपड़े सुखाने वाला स्टैंड और टॉयलेट सीट का ढक्कन तक उसने उन्हें खोलकर ले जाने को कहा था। एक केतली तक नहीं छोड़ी गई थी। पुलिस की बात सुनकर मैं पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से में हंसी निकल गई। लीन की सोच इतनी छोटी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ब्रेकअप के बाद उसने ऐसा काम किया, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। पुलिस ने मुझसे पूछा, आप इस मामले को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैंने कहा, घर मकान मालिक का है और ज्यादातर सामान भी उसी का है, फैसला वही करेगा। मैंने फोन मकान मालिक को दे दिया। जैसे ही उसे पता चला कि ये उसकी पुरानी किराएदार थी, वो मौके पर ही गुस्से से फट पड़ा। उसने कहा, पुलिस में रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। लिन को सारा नुकसान भरना होगा और कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी हो। मैंने मकान मालिक से कहा कि वो सब कुछ खुद संभाल ले। फोन रखने के बाद मुझे सिर्फ गहरी थकान महसूस। मैं कभी ऐसी औरत को पसंद कैसे कर बैठा? मैं सच में अंधा था। मैंने अपना कुछ निजी सामान समेटा,
फिर पास के एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि मामला सुलझने तक वहीं रह सकूं और बाद में नया घर ढूंढ सकूं। एक दिन मैं होटल में दोपहर की नींद ले रहा था। पिछली रात उस घटना की वजह से मैं बहुत देर से सोया था और ठीक से आराम नहीं कर पाया था। नींद में ही मेरा फोन लगातार बजने लगा। रिंगटोन बहुत तेज थी। शांत कमरे में वो आवाज और भी अजीब लग रही थी। आंखें बंद किए हुए मैंने टटोल कर फोन उठाया। नींद भरी भारी आवाज में पूछा, कौन है? यानचेन, क्या तुम पैसों के लिए इतने बेताब हो गए हो? तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? दूसरी तरफ से लिनान की हिस्ट्रिकल चीख सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। उसकी चीख सुनते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैं नींद में ही उठकर बैठ गया और इंस्टिंक्टिवली फोन थोड़ा दूर कर लिया। मैंने स्क्रीन देखी। नंबर लिनान का था। मेरे मुंह से व्यंग्य भरी हंसी निकल गई। गुस्सा एकदम से सिर पर चढ़ गया। लिनान, मुझे सच में शक है कि तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं। यह घर मकान मालिक का है और इसमें रखी चीजें मेरे निजी सामान को छोड़कर सब मकान मालिक की हैं। तुम उन्हें उठाकर ले गई, ऊपर से घर की ऐसी हालत कर दी, और फिर चाहती हो कि मैं पुलिस भी ना बुलाऊं? मैं बिस्तर के हेडबोर्ड से टिक गया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और व्यंग्य से भरी हुई। मुझे सच में लिन की हरकतें हास्यास्पद और दयनीय लग रही थी। कौन सी मकान मालिक की चीज? जब हम साथ थे तब वो सब मेरी थी। मैंने खुद लिस्ट बनाई थी और तुमसे वो सब खरीदवाया था। वो पर्दे, बिस्तर, रसोई के बर्तन, सब मैंने चुना था। अब जब मेरा तुमसे ब्रेकअप हो गया है तो मैं अपनी चीजें वापस ले रही हूँ। इसमें गलत क्या है? पुलिस बुलाने का तुम्हें क्या हक है? अभी के अभी रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। सच है कि वो सामान उसी ने चुना था, लेकिन पैसे सारे मैंने दिए थे और ज्यादातर चीजें तो मकान मालिक की थी। फिर भी वो उन्हें अपना बता रही थी। उसकी बेशर्मी सच में हद पार कर चुकी थी। अच्छा, तो जाकर पुलिस को भी यही कहानी सुना देना। देखते हैं पुलिस वाले तुम्हारी ये मजाकिया दलील मानते हैं या नहीं। मैंने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। अब मेरा उससे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सीधे फोन लॉक कर दिया। फिर उसका वीचैट भी डिलीट कर दिया। मैंने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स मिटा दिए, यहाँ तक कि कुकू को भी। फोन में मौजूद लिनान की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। सारे चैट रिकॉर्ड भी मिटा दिए ताकि मुझे कुछ दिखाई न दे। मुझे लग रहा था कि ऐसे इंसान से उलझना मेरे अपने स्तर को गिराना है। लिंगोन को ब्लॉक करने के बाद मैं दोबारा सोने के लिए लेट गया, लेकिन करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आ रही थी। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। घर लौटकर माता पिता से किया गया वो मजाक, फिर उनके और मेरे भाई की चालबाजियां, उसके बाद लिन का ब्रेकअप और फिर घर खाली करवा देना। ये सारी घटनाएं फिल्म की तरह बार बार मेरे दिमाग में चल रही थी। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि इंसान का दिल कितना ठंडा होता है, जिसे हम परिवार का प्यार और प्रेम कहते हैं। वो स्वार्थ के सामने कितना कमजोर और नाजुक होता है। कुछ देर बाद जब मैं शांत हुआ तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। हाल ही में इन सारी बातों की वजह से मेरा मन बहुत दबा दबा सा रहने लगा था। मैं ठीक से खा नहीं रहा था, न ही ठीक से सो रहा था। पेट में लगातार हल्का हल्का दर्द रहता था। मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास कोई खास काम नहीं है, तो क्यों ना अस्पताल जाकर पूरा चेकअप करवा लूं ताकि मन को तसल्ली मिल जाए। इसलिए मैं उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ और टैक्सी लेकर राजधानी के एक मशहूर टियर 3 अस्पताल चला गया। मैंने हेल्थ चेकअप डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लिया और सारे टेस्ट करवा लिए। रिपोर्ट आने में 3 दिन लगने वाले थे। इन 3 दिनों में मैं एक तरफ मकान मालिक वाले मामले को संभाल रहा था और दूसरी तरफ दोस्तों के साथ नई कंपनी खोलने की बातें भी कर रहा था। जहां तक मकान मालिक का मामला था, सीसीटीवी के सबूत मौजूद थे। लिन जानती थी कि गलती उसी की थी। आखिरकार उसने 20,000 युआन का मुआवजा दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। बाद में मुझे पता चला कि इसी वजह से लिनवांग की अपने राजधानी वाले लोकल बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई हो गई। उसका बॉयफ्रेंड मानता था कि उसने बहुत ही बेवकूफी और हद से ज्यादा हरकत की थी। वो उसे काफी डांट रहा था। ये सुनकर मुझे बहुत संतोष मिला। जो हुआ वो उसके लायक ही था। 3 दिन बाद मैं अस्पताल रिपोर्ट लेने गया। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं स्तब्ध रह गया। रिपोर्ट में दिखाया गया था कि मेरी आंतों में कई पोलिप्स थे। हालांकि वे बेनिन थे, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करवा लेनी चाहिए। भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए डॉक्टर ने मुझे खाने पीने और आराम का ध्यान रखने को भी कहा। साथ ही खुश रहने, ज्यादा काम न करने और गुस्सा न करने की सलाह दी। रिपोर्ट हाथ में लेकर मैं अस्पताल से बाहर निकला। सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। एक ऐसा विचार जिससे उन लोगों को कीमत चुकानी पड़े जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। सबसे पहले मैं फार्मेसी गया और सर्दी जुकाम की दवाइयां तथा पेन किलर्स खरीदे। फिर अस्पताल से पेट ठीक रखने वाली कुछ और दवाइयां ली। मैंने दवा की बोतलों के लेबल हटा दिए और सिर्फ बाहरी पैकेजिंग रहने दी। फिर मैंने एक डिजाइनर दोस्त से नकली कैंसर रिपोर्ट बनवाई। उस रिपोर्ट में लिखा था मिड स्टेज कोलन कैंसर, तत्काल सर्जरी की आवश्यकता, अनुमानित खर्च 3 लाख युआन से अधिक। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने कई रातें जानबूझकर जागकर बिताई ताकि मेरा चेहरा पीला और थका हुआ दिखे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाए, मैं बीमार और बेजान नजर आऊं। 1 महीने बाद सारी तैयारी पूरी हो गई। मैं गाड़ी चलाकर अपने गांव वापस गया। सीधे अपने छोटे भाई जेनाओ के किराए के घर पहुंचा। वो एक पुरानी बिल्डिंग थी, 6ठी मंजिल पर।
और उसमें लिफ्ट भी नहीं थी। गलियारे में हर तरफ कबाड़ भरा पड़ा था, नमी की बदबू आ रही थी। दरवाजा खोलने पर अंदर का नजारा भी तंग और भरा हुआ था। पूरा घर 60 वर्ग मीटर से भी कम था। अंदर 3 बिस्तर ठुस्से हुए थे। ड्राइंग रूम हर तरह के सामान से भरा पड़ा था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मेरे माता पिता, जो अभी भी चाहते थे कि मैं मेरे भाई के लिए कार खरीदूं, ऐसी टूटी फूटी जगह में रह रहे थे। यकीन करना मुश्किल था। मैं अंदर चला गया। मेरे माता पिता और जेनाओ मेज के चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे। मुझे देखते ही तीनों कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उनके चेहरों पर हल्की हैरानी थी, फिर वो अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। मेरी माँ ने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और नकली चिंता दिखाते हुए पूछा, चेन चेन, तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि राजधानी में नौकरी ढूंढ रहे हो? मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं लड़खड़ाते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। मेरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला था, होंठ फटे हुए थे और बिना कुछ कहे मैं उनके सामने रोने लगा। मेरी आवाज टूट रही थी, उसमें गहरी निराशा भरी हुई थी। पापा, माँ, मैं बीमार हूँ। कंपनी ने मुझे कर्मचारियों की कटौती की वजह से नहीं निकाला था। असल वजह यही थी। मुझे डर था कि आप लोग चिंता करेंगे, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। मैं इतने समय से ये बात छिपाता आ रहा हूँ। इतना कहकर मैंने बैग से नकली मेडिकल रिपोर्ट निकाली, उसे मेज पर रखकर उनकी तरफ सरका दिया। मैंने सिर झुका लिया। मेरे कंधे कांप रहे थे। मैं बेहद दयनीय दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने मेरी हालत देखी और मेज पर रखी रिपोर्ट पढ़ी तो उनके चेहरों की मांसपेशियां अचानक अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट और घृणा दोनों चमक उठी। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी मेरे पिता ने बनावटी हंसी हंसी। उनकी आवाज में चिंता का नामोनिशान नहीं था, सिर्फ उदासीनता थी। चेन चेन, मजाक मत करो। तुम तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हो। तुम बीमार कैसे हो सकते हो? जरूर अस्पताल वालों से कोई गलती हुई होगी। मेरी माँ ने भी तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, जरूर गलती हुई होगी। तुम अभी इतने जवान हो, इतने मजबूत हो, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है? मैंने सिर उठाया। मेरी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। सुबकते हुए मैंने धीमी आवाज में कहा, इस साल के हेल्थ चेकअप में पता चला ये कैंसर है, लेकिन अभी आखिरी स्टेज में नहीं पहुंचा है। अच्छी बात यह है कि समय रहते पता चल गया, इसलिए अभी भी मेरे पास उम्मीद बाकी है। मैं थोड़ा रुका और जानबूझकर उनके सामने उम्मीद भरा चेहरा दिखाया। पापा, माँ, मुझे पता है कि अभी घर में ज्यादा पैसे नहीं और आप लोग भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी वो फ्लैट है, वही जो मेरी शादी के लिए रखा गया था। अब उसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 लाख युआन में मेरी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और मेरी सर्जरी भी हो सकती है। इतना कहकर मैंने उम्मीद भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। मैंने दोनों हाथ कसकर भींच लिए। मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे, जैसे मैं आखिरी सहारे को पकड़कर बैठा हूँ। पापा, माँ, इस पैसे को मैं उधार मानूंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेहनत करके आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सुनते ही मेरे पिता घबरा गए। उन्होंने मेज पर रखी रिपोर्ट उठाई, कांपते हाथों से उसे 2-3 बार देखा और हड़बड़ाकर बोले, हम लोगों के पास पैसे नहीं। तुम्हारा भाई अभी अभी नौकरी पर लगा है, उसके पास भी कोई बचत नहीं है। चेन चेन, चिंता मत करो, माँ और पापा तुम्हारी मदद करेंगे। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरी माँ ने भी सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चेन चेन, फिक्र मत करो, माँ और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। वो कह तो रहे थे कि मेरी मदद करेंगे, लेकिन उनकी आंखें लगातार इधर उधर भटक रही थीं। वो मेरी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे सोफे पर इंतजार करने को कहा। बोले कि कमरे में जाकर हिसाब लगाते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और कितना इकट्ठा किया जा सकता है। मैंने देखा कि दोनों एक के बाद एक बेडरूम में गए और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे चेहरे पर ठंडी और व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। मैं धीरे से उठा, पैरों की आहट दबाकर बालकनी की खिड़की तक गया। बेडरूम की खिड़की पूरी तरह बंद नहीं थी, उसमें एक छोटा सा गैप था और वहां से अंदर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही वे कमरे में घुसे, उनका मुखौटा उतर गया और वे पैसों का हिसाब लगाने लगे। मेरी माँ की आवाज घबराहट और शिकायत से भरी हुई थी। ये चेन चेन क्या कह रहा है? कैंसर? लेकिन कैंसर तो एक अंतहीन गड्ढा है। वो फ्लैट अभी भी मौजूद है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है और ऊपर से वो बीमार भी है। अगर ठीक भी हो गया तो शायद भारी काम नहीं कर पाएगा और पूरी जिंदगी संभल नहीं पाएगा। हे भगवान, ये फ्लैट भी अगर उसे दे दें तो इलाज के लिए काफी नहीं होगा। आखिर में सब बेकार चला जाएगा। मेरे पिता की आवाज भी चिड़चिड़ी और जिद्दी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उसे नहीं दे सकते। कैंसर इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। पैसा खर्च करना बेकार होगा और कैंसर होने के बाद शरीर धीरे धीरे खराब होता जाता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। आओ की शादी भी उसकी वजह से टल जाएगी। किसी भी हालत में उसे नहीं दे सकते। मेरी माँ हल्के हल्के रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज में दया का नामो निशान नहीं था, सिर्फ डर था। तो फिर क्या करें? अगर उसे पैसे नहीं देंगे तो? अगर वो हमसे चिपक गया तो? अब उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं है। अगर वो हमारे पीछे पड़ गया तो क्या होगा? अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो हमें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। या फिर उसे किसी चाइनीज मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चीनी दवा में ज्यादा पैसा नहीं लगता, शायद वो ठीक हो जाए।
मेरे पिता का लहजा और ठंडा हो गया। चीनी दवा? जब वेस्टर्न मेडिसिन तक इस बीमारी का भरोसेमंद इलाज नहीं दे पा रही तो चाइनीज मेडिसिन क्या कर लेगी? अब इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि इसे कहीं दूर भेजने का तरीका ढूंढें, बाहर जाकर खुद अपनी जिंदगी संभाले और परिवार को अपने साथ न डुबोए। यही सबसे अच्छा होगा। वैसे भी बचपन से ये दादा दादी के साथ बड़ा हुआ है, हमसे इसका कोई खास लगाव नहीं है। ये आखिरी बात सुनकर मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सीधे बर्फ वाले फ्रीजर में फेंक दिया हो। सिर से लेकर पैर तक ठंड फैल गई। तो उनकी नजरों में मैं हमेशा से एक अजनबी था, एक ऐसा बोझ जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता था। वे सिर्फ मेरी बीमारी में मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि मुझे घर से बाहर धकेल देना चाहते थे ताकि मैं कहीं और जाकर खुद मरता खपता रहूं। मेरी माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाय, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। कुछ महीने पहले तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, अस्पताल में ही काफी पैसा खर्च हो गया। घर में अब लगभग कोई बचत नहीं बची। कैंसर का इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? गांव में ही कहीं दिखा ले, जैसे तैसे गुजारा कर ले। लेकिन ये बीमारी कैंसर है, इसमें कितना पैसा लगेगा? हमारे बस की बात नहीं है। मेरे पिता झुंझलाकर बोले, मेरे पैर की बात मत करो, सोचकर ही चिढ़ होती है। सब उस बूढ़े की वजह से हुआ। वो बीच में पड़ा और मुझे खेत में काम करने के लिए मजबूर किया। फिर मैं गिर गया। अब गांव से बार बार फोन आता है, पूछते रहते हैं कि मेरा पैर ठीक हुआ या नहीं और क्या मुझे वापस आने में मदद चाहिए। उसे खुद की उम्र देखनी चाहिए। इस उम्र में वो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, फिर भी दूसरों की चिंता करता रहता है। ये सुनते ही मैं सन्न रह गया। मेरे पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तक नहीं। उन्होंने दादाजी को गांव में अकेला छोड़ दिया था। जब वो गिरकर सिर पर चोट खा बैठे थे तब भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। ऊपर से उनके बारे में इतनी कड़वी बातें कर रहे थे। ये आखिर किस तरह के लोग हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादाजी ने मुझे बचपन से पाला था। उन्होंने हमेशा पूरे दिल से इन लोगों के लिए सब कुछ किया और ये लोग इतने एहसान फरामोश और निर्दयी निकले। मैं बालकनी में खड़ा गुस्से से कांप रहा था। दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि जबड़ा दर्द करने लगा। मेरे हाथ रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थे। उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। नाखून हथेलियों में ढस गए थे। मेरे मुंह में खून जैसा स्वाद फैल गया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक उन्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था। उनकी स्वार्थपरता और क्रूरता मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। अब ये सब तुरंत खत्म होना चाहिए। मैं उन्हें मुझे फिर से मैनिपुलेट करने का कोई मौका नहीं दूंगा, न ही अब कभी उन्हें अपने दिल में जगह दूंगा। भैया, आप वापस कैसे आ गए? आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मेरे माता पिता को उम्मीद नहीं थी कि मैं लिविंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें यह भी नहीं लगा था कि मैंने उनकी सारी बातचीत सुन ली है। वे जल्दी से जेनाओ को मास्टर बेडरूम में ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया, यहाँ तक कि ये भी कि मुझे कैंसर है और मैं ऑपरेशन के लिए घर वापस लेना चाहता हूँ। साथ ही मुझे कहीं दूर भेजने वाली उनकी योजना भी। मैं अभी भी बालकनी में खड़ा बेडरूम की बातें सुन रहा था। हियानाओं की आवाज में थोड़ी झिझक थी। मुझे तो भैया ठीक लग रहे हैं। जब मैं आज सुबह निकला था वो अभी भी लिविंग रूम में बैठे थे। इतने गंभीर नहीं लगते। क्या डायग्नोसिस सही है? मुझे तो हालत ज्यादा खराब नहीं लग रही। जब मैं सुबह निकला था वो ठीक ही दिख रहे थे। क्या रिपोर्ट में कोई गलती हो सकती है? मेरी माँ की आवाज तुरंत घबराहट से भर गई। गलती? अस्पताल रिपोर्ट दे चुका है। क्या वो नकली हो सकती है? अभी ये बहस करने का समय नहीं है कि वो गंभीर है या नहीं। जल्दी सोचो कि तुम्हारे भाई को कहीं और कैसे भेजा जाए ताकि वो हमें फिर बोझ न बना सके। तुम्हारे पिताजी के पैर पर अभी बहुत पैसा खर्च हुआ है। घर में अब कोई बचत नहीं बची। कैंसर का इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारी शादी भी उसी पैसे पर टिकी हुई है। तभी मेरे पिता को जैसे अचानक कुछ याद आया। उन्होंने जियानाओं से डरावने लहजे में कहा, आओ, कुछ दिन पहले तुमने नहीं बताया था कि ऐसे ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं जो विदेश में नौकरी का लालच देते हैं, लेकिन असल में लोगों को उत्तरी म्यांमार भेज देते हैं। जो लोग वहां जाते हैं उनमें से ज्यादातर वापस नहीं आते। क्या तुम्हारे पास अभी भी वो कांटेक्ट है? कानो कुछ पल के लिए झिझका। उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। हाँ, ऐसा है। मैंने एक दोस्त से सुना था वो लोग परेशान और मजबूर लोगों को फंसाते हैं। कहते हैं कि उत्तरी म्यांमार में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, रहना खाना भी फ्री होता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है या फ्रॉड करने पर मजबूर किया जाता है। बहुत बढ़िया। मेरे पिता की आवाज अचानक उत्साहित हो गई। अब तुम्हारे भाई को कैंसर है। उसे जरूर लग रहा होगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची। हम उससे कहेंगे कि उत्तरी म्यांमार में एक बूढ़ा चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर है जो कैंसर का बहुत मशहूर इलाज करता है। उसने बहुत लोगों को ठीक किया है। फिर हम उसके लिए वही ट्रिप बुक कर देंगे। उसे जाने दो। एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा और इस बोझ से हमारा पीछा छूट जाएगा। उसका कैंसर पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। अचानक घर में तीनों लोग चुप हो गए। वे इस योजना के फायदे और नुकसान तौल रहे थे। कुछ मिनट बाद मेरे पिता ने अंतिम फैसला सुनाने वाले लहजे में कहा, बस तय हो गया। हम कहेंगे कि उसका मन बदलने के लिए भेज रहे हैं और साथ में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए भी। हम उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, ट्रिप का इंतजाम करेंगे। तुम इस काम की जिम्मेदारी लो। ठीक है, सब कुछ साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। उसे शक नहीं होना चाहिए। मेरी माँ और भाई ने कुछ नहीं कहा। शायद उन्होंने सिर हिला दिया होगा,
या फिर अंदर से हल्की पदचाप सुनाई दी। लग रहा था कि वे आगे की डिटेल्स पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बालकनी में चुपचाप खड़ा उनकी साजिश सुनता रहा। मेरे दिल में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ अंतहीन ठंडक बची थी। मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये लोग मुझे धोखे से म्यांमार भेजने तक को तैयार थे, जहां से शायद मैं कभी लौट ही ना पाता। क्या इसे परिवार कहते हैं? नहीं, ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और अब मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। अच्छी बात यह थी कि मैं पहले ही उनसे सारी उम्मीद खो चुका था और मैं पहले से तैयार था। मैं उनकी योजना कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैंने फोन निकाला, अपने एक पुराने दोस्त को वीचैट पर मैसेज भेजा। वो सिक्योरिटी के काम में था। उसके पास कुछ भरोसेमंद भाई लोग थे। मैंने उसे लिखा कि कल मुझे एक नाटक करना है, कुछ लोगों को लेकर आना। मैंने उसे पता भेज दिया। खर्चे की बात बाद में तय हो जाएगी। दोस्त ने जल्दी जवाब दिया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो कल सुबह समय पर पहुंच जाएगा। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन रख दिया, फिर वापस जाकर सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर वही बीमार, निराश और लाचार इंसान वाला भाव बनाए रखा। मैं इंतजार करने लगा कि वे बाहर आई और देखें कि आगे कौन सा नाटक करने वाले हैं। अगली सुबह सुबह सूरज निकलते ही उन्होंने अपना अभिनय शुरू कर दिया। सबसे पहले जेनाओ मेरे पास आया। उसके चेहरे पर अपराध बोध और बेचैनी का भाव था। उसने लंबी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। भैया मुझे माफ कर दो, कल मैंने अपने सारे सहकर्मियों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने पैसा देने से मना कर दिया। हम सब सैलरी वाले लोग हैं, किसी के पास बचत नहीं है। हमें थोड़ा समय दो, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार मांगेंगे। अभी घर में सच में ज्यादा पैसा नहीं बचा है। हाय, हम सच में बहुत लाचार हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। ये कहते हुए जियानाओ ने जानबूझकर अपनी आंखें लाल कर ली। उसने जबरदस्ती आंसू भी निकाल लिए। वो बेहद अपराधी और दुखी दिख रहा था। फिर मेरे पिता भी आगे आए। उनके चेहरे पर पछतावा और दर्द का अभिनय था। उन्होंने अपना सीना पीटते हुए कहा, चेन, मुझे दोष दो, सब मेरी गलती है। अगर मैं उन बेवकूफी वाले बिजनेस में नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे और आओ के लिए ज्यादा पैसा बचाना चाहता था। सोचा था कोई छोटा बिजनेस कर लूं, लेकिन पैसा कमाने की जगह मैंने घर का सारा पैसा डुबो दिया। अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा। हम तुम्हारे लिए अच्छा खाना तक नहीं खरीद सकते। मुझे दोष दो, सब मेरी गलती है। आखिर में मेरी माँ भी आगे आई। उसने मेरी हथेली पकड़ ली। उसकी आंखें लाल थीं। वो रोने का नाटक करते हुए बोली, चेन, चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें घर के बर्तन तक बेचने पड़े। हम तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पिताजी और मैंने बात कर ली है। सबसे पहले हम तुम्हारे लिए एक ऑर्गेनाइज ट्रिप बुक करना चाहते हैं, ताकि तुम कहीं और जाकर थोड़ा मन बदल सको। हाल ही में अपनी बीमारी की वजह से तुम्हारा मूड भी बहुत खराब रहता होगा। थोड़ा बाहर घूमोगे, रिलैक्स करोगे तो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। वापस आने के बाद हम तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। चाहे जितना भी खर्च हो, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तीनों बारी बारी से रोने, सिसकने और दुखी होने का नाटक कर रहे थे। उनकी एक्टिंग इतनी असली लग रही थी कि अगर किसी को सच पता न होता तो वह जरूर उनकी बातों से भावुक हो जाता। लेकिन अफसोस, मैं उनकी पूरी साजिश पहले ही जान चुका था। उनके पाखंडी चेहरे देखकर मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और टूटा हुआ निराश इंसान बनने का नाटक करता रहा, ताकि उन्हें लगे कि मैं उनकी झूठी बातों पर यकीन कर चुका हूँ। उसी समय अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। कोई बाहर से जोर से दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, चेन, बाहर निकल। ये मत सोच कि कर्ज लेकर गांव में छिप गया तो बच जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में छिप जा, हम ढूंढ निकालेंगे। जल्दी दरवाजा खोल। इसके बाद और भी जोरदार धमाके होने लगे। दरवाजा ऐसे कांप रहा था जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। मेरे माता पिता और भाई बुरी तरह डर गए। तीनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उनकी सारी एक्टिंग वहीं रुक गई। वे घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जियानाओ तो इतना डर गया कि लगभग बेहोश होने वाला था। हकलाते हुए उसने मेरी तरफ देखा। तुम पर कर्ज है? कितना कर्ज है? ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? बोलते बोलते वह कांपते हुए दरवाजा खोलने गया। उसे डर था कि अगर दरवाजा टूट गया तो मकान मालिक को भी पैसे देने पड़ेंगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए। सबकी लंबाई 1.8 मीटर से ज्यादा थी। मजबूत शरीर और सख्त चेहरे। देखते ही पता चल रहा था कि उनसे पंगा लेना आसान नहीं है। सबसे आगे मेरा सिक्योरिटी वाला दोस्त था, दांतवांग अंदर आया और कमरे में मौजूद तीनों लोगों को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसकी नजर मुझ पर आकर रुकी। उसने जानबूझकर खतरनाक चेहरा बनाया और तिरस्कार से हंसते हुए कहा, हियानाओ, नौकरी भी चली गई और ऊपर से बीमार भी हो गया, अब छिपना चाहता है? ये मत सोच कि गांव में छिपकर बच जाएगा। अगर आज तुझे नहीं ढूंढते और कल तेरी तबीयत और बिगड़ जाती तो हमारा पैसा कौन लौटाता? मेरे माता पिता मुझे चुप देखकर और इन 4 खतरनाक लोगों को देखकर डर से कांपने लगे। मेरी माँ चीख पड़ी, हम पुलिस बुलाएंगे। तुम लोग कौन हो? अभी की अभी बाहर निकलो, वरना पुलिस बुला लेंगे। दांतवांग ने अपनी कलाई मरोड़ी, फिर आराम से कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बुरी मुस्कान थी। बुलाओ, पुलिस बुलाओ, देखते हैं पुलिस क्या कर लेती। कानन चाओ, मुझ पर 10 लाख युआन उधार है और मेरे पास प्रॉमिसरी नोट भी है। पुलिस आ भी गई तो कर्ज तो मानना पड़ेगा, है ना?
बोलते हुए उसने जेब से नकली उधारनामा निकाला और मेज पर रख दी। 10 लाख युआन की रकम सुनते ही मेरे माता पिता और जियानाओ के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। तीनों लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटे, फिर मेज पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। मेरी माँ ने कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और चिल्लाई, हियान चाओ, नालायक बेटे, तूने इतना बड़ा कर्ज कैसे ले लिया? क्या तू पागल हो गया है? क्या तू हमें बर्बाद करना चाहता है? हमने ऐसा बेटा कैसे पैदा कर लिया? मेरे पिता भी गुस्से से लाल हो गए। निकम्मे लड़के, बाहर जाकर आखिर करता क्या रहता है? इतना सारा कर्ज ले आया। तुम जैसा बेटा होना ही हमारी बदकिस्मती है। कानो भी मुझे घृणा से देखने लगा। भैया, आप बहुत बड़ी मुसीबत हैं। 10 लाख युआन, हमारा परिवार कई पीढ़ियों में भी इतना पैसा नहीं कमाता। क्या आप हमें सीधा बर्बादी की तरफ नहीं धकेल रहे? मैंने घबराया हुआ और बेबस चेहरा बनाया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस राजधानी में घर खरीदना चाहता था। डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा पैसा खर्च किया और अपनी गर्लफ्रेंड पर भी कुछ खर्च किया। किसे पता था कि घर नहीं खरीद पाऊंगा, नौकरी भी चली जाएगी और इतना कर्ज भी चढ़ जाएगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे पिता गुस्से से बैंगनी पड़ गए। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दांत वांग बिजली की तरह आगे बढ़ा और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने मेरे पिता को घूरा और तिरस्कार से बोला, मुझे पता है कि ये बीमार है, सुन लो, अगर इसे हाथ लगाया और इसके साथ कुछ हो गया तो बाद में हमारे पास रोने मत आना। दावन की आंखों से डरकर मेरे पिता का हाथ हवा में ही रुक गया। वो उसे नीचे करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दांतवांग ने तीनों को देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। मैं भी बात को बड़ा नहीं करना चाहता। आखिर जिसने कर्ज लिया है वही चुकाएगा, यही कानून है। मैंने जानकारी निकाल ली है। इसके पास यहाँ एक घर है, वो घर हमें दे दो। कर्ज खत्म। 10 लाख युआन, उस घर की कीमत लगभग उतनी ही है। अगर घर दे दिया तो मामला यहीं खत्म, वरना मैं तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। मेरे पिता उन चारों बड़े बड़े आदमियों को देखकर कांप रहे थे। छोटे से कमरे में वे मुश्किल से समा रहे थे। उन्होंने बार बार हाथ हिलाकर कहा, हमारे पास पैसा नहीं है। वो घर उसका नहीं है, वो हमारा है। उससे उसका कोई लेना देना नहीं। हम वो घर नहीं दे सकते। दांत वांग व्यंग्य से मुस्कुराया। उसने जेब से पहले से तैयार एक दस्तावेज निकाला। वह माता पिता और बेटे के रिश्ते तोड़ने की घोषणा थी। उसने कागज मेज पर रखा, फिर उंगली से उस पर इशारा करते हुए बोला, ठीक है, अगर घर नहीं देना चाहते तो इस पर साइन कर दो। इसमें लिखा है कि तुम लोग जियान चाओ से सारे पारिवारिक रिश्ते खत्म कर रहे हो। उसका कोई भी कर्ज अब तुमसे संबंधित नहीं होगा। फिर हम तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद उसके साथ जो भी होगा उसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। यह कहते हुए उसने ठंडी हंसी छोड़ी। पैसा मैं उससे खुद निकलवा लूंगा। वो बीमार है तो क्या हुआ, किसी न किसी तरीके से उससे पैसा वसूल ही लिया जाएगा। मेरे माता पिता और भाई ने यह सुनते ही ऐसा महसूस किया जैसे उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया हो। तीनों की आंखें तुरंत चमक उठीं। उनके चेहरों पर छिपी हुई खुशी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत पिता पुत्र संबंध तोड़ने वाले उस दस्तावेज को उठा लिया, फिर बिना एक पल की देरी किए उस पर अपने नाम साइन कर दिए और अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे कोई बहुत अच्छी खबर मिल गई हो, जैसे हमेशा के लिए मुझ जैसे बोझ और मुसीबत से छुटकारा मिल रहा हो। साइन करने के बाद उन्होंने तुरंत वह कागज दातवान को थमा दिया, मानो उन्हें डर हो कि कहीं देर ना हो जाए। मेरे पिता तो जल्दी से बोले, जाओ, इसे अब भी ले जाओ। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जरा सा भी रिश्ता नहीं बचा। आज के बाद इसके साथ जो भी हो उसके लिए हमारे पास मत आना। मेरी माँ ने भी तुरंत सिर हिलाया। हाँ, हमने तो बहुत पहले ही इससे रिश्ता तोड़ लिया था। इसके कर्ज का हमसे कोई संबंध नहीं है। इसे जल्दी ले जाओ। कानो तो और भी ज्यादा रिलैक्स दिखाई दे रहा था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी जाओ, फिर कभी हमें परेशान करने मत आना। दातान ने अपने हाथ में वह रिश्ता तोड़ने वाला दस्तावेज पकड़ रखा था। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, मैंने तुम्हारे जैसी फैमिली कभी नहीं देखी। अपना सगा बेटा बीमार होने पर उसकी मदद तो दूर, तुम लोग तो चाहते हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। ठीक है, मैं इससे ले जा रहा हूँ, बाद में पछताना मत। उन तीनों की बेरहम और बेसब्र हरकतें देखकर मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न उन्हें देखा, न उनसे कुछ कहा। बस दाजुआन और उसके भाइयों के पीछे पीछे बड़े कदमों से उस दमघोंटू जगह से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर आकर मैं दाजुआन की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर का माहौल तुरंत हल्का हो गया। दावान ने खिड़की नीचे की। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। भाई, तुम्हारा परिवार बहुत ज्यादा निर्दयी है। उन्होंने मेरी सारी सीमाएं पार कर दी। क्या ऐसी भी कोई फैमिली होती है? ये तो अजनबियों से भी बदतर है। अच्छा हुआ रिश्ता टूट गया, पूरी तरह टूट गया। अब तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं रखना पड़ेगा। बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे। सब कह रहे थे कि उन्होंने आज तक इतने स्वार्थी और बेरहम माता पिता और भाई नहीं देखे, और मुझे सलाह दे रहे थे कि अब कभी उनके संपर्क में मत आना। मैंने दातवान और बाकी लोगों को बहुत कृतज्ञता से देखा, सबसे हाथ मिलाया, फिर अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकाली और हर आदमी को 2000 युआन दी। उन सब ने बार बार मना किया, कहने लगे, हम दोस्त हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें लेने पर मजबूर कर दिया। दाजुआन और बाकी लोगों को विदा करने के बाद
मैं एक पल भी नहीं रुका। बेचैन दिल के साथ सीधे उस गांव की तरफ गाड़ी चला दी जहां मेरे दादाजी रहते थे। मैंने पिता पुत्र संबंध समाप्ति वाला दस्तावेज सुरक्षित रख लिया और पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जल्दी से दादाजी को ढूंढना और उन्हें वहां से निकाल कर ले जाना। गांव की सड़कें बहुत खराब थी, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे। वहां पहुंचने में मुझे 2 घंटे से ज्यादा लग गए। मैं सीधे दादाजी के पुराने घर पहुंचा, दरवाजा धक्का देकर अंदर गया। आंगन घास फूस से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। मेरे दादाजी आंगन में एक छोटे स्टूल पर बैठे धूप सेंक रहे थे। वे बहुत दुबले और कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे, पीठ भी काफी झुक गई थी। उनकी टांग पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी कुछ काली पड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे घाव में सूजन आ गई हो। मुझे देखते ही वे पहले कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत खुश होकर उठने की कोशिश करने लगे। हियानचेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? काम बहुत व्यस्त नहीं था क्या? अचानक वापस क्यों आ गए? बोलते बोलते वे मेरे लिए पानी लाने को उठने लगे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें संभाल लिया, उन्हें हिलने नहीं दिया। जब मैंने उनकी सूजी हुई टांग और गंदी पट्टी देखी तो मेरी आंखें भर आईं, गला जैसे पूरी तरह जाम हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से पाला था, वे मुझसे बेहद प्यार करते थे और आज उनकी हालत ऐसी हो गई थी। अपने ही बेटे ने उन्हें गांव में छोड़ दिया था, उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उनकी टांग को छुआ। दर्द से उनके चेहरे पर शिकन आ गई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा गिर गया था, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, अस्पताल में बहुत पैसा लगता है। तुम्हारे माता पिता की हालत भी आसान नहीं है, मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता। दादाजी की बातें सुनकर मेरा दिल और ज्यादा दुखने लगा। इस हालत में भी वे उन्हीं लोगों की चिंता कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी उनकी खबर नहीं ली। यहाँ तक कि कह दिया था कि उन्हें गांव में ऐसे ही छोड़ दो, कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं। मैं अब और सहन नहीं कर सका, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत देर से आया और आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन आज के बाद मैं आपको फिर कभी कोई अन्याय सहने नहीं दूंगा। अभी मैं दादाजी को जिन सिटी ले जा रहा हूँ, वहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाऊंगा। बिना एक शब्द कहे मैंने दादाजी का कुछ सामान समेटा और उन्हें कार में बैठने में मदद की। फिर मैं सीधे जिन सिटी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर दादाजी बार बार मुझसे पूछते रहे, क्या हुआ है? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस दादाजी की याद आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि दादाजी कुछ साल जिन सिटी में मेरे साथ रहें, ताकि मैं आपका साथ दे सकूं। जिन सिटी पहुंचने के बाद मैं दादाजी को सीधे उसी टॉप लेवल हॉस्पिटल में ले गया जहां पहले उनका मेडिकल चेकअप हुआ था और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने उनका पूरा चेकअप किया और कहा कि दादाजी के सिर पर सिर्फ हल्की मोच जैसी चोट आई है। मेरा दिल जो अब तक टेंशन में था, आखिरकार शांत हो गया। मैंने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, उनकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर रखा और साथ ही हॉस्पिटल के पास एक फ्लैट भी खरीद लिया, एक पूरी तरह से फर्निश्ड अपार्टमेंट, ताकि डिस्चार्ज होने के बाद दादाजी आराम से वहां रिकवर कर सकें। जिस दौरान दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे, मैं उनकी देखभाल करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर खोली गई नई कंपनी भी संभाल रहा था। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती थी। हम सभी इंडस्ट्री के अनुभवी लोग थे और हमारे पास रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी खुलने के थोड़े ही समय बाद हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी और बिजनेस लगातार बेहतर होता जाएगा। ऑन ऑर्डर पर ऑन ऑर्डर मिलने लगेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया जो मुझे काफी संभावनाशील लगे। कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े थे और कुछ कल्चरल इंडस्ट्रीज। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी नजर इतनी सही निकलेगी। सारे प्रोजेक्ट्स मुनाफे में रहे और अच्छी खासी कमाई हुई। इस तरह सिर्फ कुछ महीनों में मेरी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। जल्द ही मैंने जिन सिटी में एक और स्वतंत्र विला खरीद लिया जिसमें अपना आंगन और गार्डन था और उसका माहौल भी बहुत शानदार था। इसके अलावा टैलेंट आकर्षित करने वाली सरकारी पॉलिसी का फायदा उठाकर मैं जिन सिटी में स्थायी रूप से बस गया और एक असली जिन सिटी नागरिक बन गया। दादाजी के पैर की चोट भी बहुत अच्छी तरह ठीक हो गई। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मैं दादाजी को विला में रहने ले गया। विला में एक घरेलू नौकरानी और एक केयर टेकर खास तौर पर दादाजी की सेवा के लिए रखे गए थे। जब दादाजी ने विशाल और रोशनी से भरा विला और आंगन का गार्डन देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, चेन चेन, क्या ये घर तुम्हारा है? अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? ये सारी कमाई कानूनी है। यह सुनकर दादाजी ने राहत की सांस ली। उन्होंने संतोष भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, हमारा चेन चेन अब बड़ा आदमी बन गया है। दादाजी को तुम पर गर्व है।
मेरा दादाजी को जिन सिटी लाने का इरादा छुपाने का नहीं था, और वैसे भी मैं इसे छुपा नहीं सकता था। गांव के लोगों को जल्दी ही इसकी खबर लग गई। दादाजी के पुराने दोस्त और रिश्तेदार उनसे मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या मैंने जिन सिटी में बहुत बड़ी दौलत कमा ली है। दादाजी ने कुछ नहीं छुपाया और सच बता दिया। बस किस्मत अच्छी थी, थोड़ा पैसा कमा लिया। उन्होंने सबको यह बात फैलाने से मना भी किया, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी हालत और मेरी सफलता की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। मुझे पता था कि देर सवेर कोई न कोई फायदा उठाने या मुझे ठगने के इरादे से जरूर आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले मुझे ढूंढने वाली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिंगवान होगी। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे कॉमन दोस्त के जरिए पता चल गया कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैंने जिन सिटी में एक विला खरीदा है और मैं वहां सफलतापूर्वक बस भी गया हूँ। इसके बाद वह हर दिन अलग अलग अननोन नंबर्स से मुझे कॉल और मैसेज करके परेशान करने लगी। वह मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। उस दिन मैं कंपनी में मीटिंग कर रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से लिंगवान की मीठी और चिपचिपी आवाज आई। हियानचेन, मैं हूँ लिंगवान, तुम कैसे हो? असल में मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगा था कि तुम बिना बताए गांव चले गए थे, इसलिए मैं थोड़ी नाराज थी। इतने समय से तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उसकी आवाज सुनते ही मैंने भौहें सिकोड़ ली। अंदर से घिन सी महसूस हुई। मैंने सीधे कहा, लिंगवान, ब्रेकअप तुमने किया था। ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे दोबारा फोन मत करना। लिंगवान कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने दोबारा उसी मीठी और बनावटी आवाज में कहा, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था। अरे, लड़कियों के छोटे मोटे नखरे तो होते ही हैं, ये नॉर्मल बात है। उस समय मैं कंफ्यूज थी। मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूं। हियानचेन, मुझे माफ कर दो। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। इस औरत की चमड़ी सच में बहुत मोटी है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब उसने कितनी बेरहमी से बातें कही थी। उसने मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं छोड़ी थी। अब जब उसे पता चल गया कि मेरे पास पैसा है तो वह वापस आना चाहती है। क्या उसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? बकवास मत करो। नखरे? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने सुना है कि वह यहीं का रहने वाला है। उसके पास घर और कार दोनों हैं। क्या तुम उससे शादी नहीं करने वाली थी? मुझे परेशान मत करो, मैं फोन रख रहा हूँ। मैंने इतना कहा और फोन काटने ही वाला था। लिन तुरंत घबरा गई और फोन के दूसरी तरफ से चिल्लाई, नहीं हियानचेन, मैंने किसी और को नहीं चुना। उस आदमी से मेरी मुलाकात मेरी माँ ने करवाई थी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस एक खेल था। हाल ही में मुझे एहसास हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। पहले मैं अंधा था जो मैंने तुम्हें पसंद किया। मेरी आवाज ठंडी थी और उसमें तीखा तंज भरा हुआ था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मेरे पास पैसा है। मुझे 6 करोड़ से भी ज्यादा के डिविडेंड मिले हैं। मैं तुमसे शादी करने वाला था, तुम्हारे लिए घर खरीदता, कार खरीदता, ताकि तुम्हें दोबारा काम न करना पड़े और तुम आराम से जिंदगी जी सको। लेकिन तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। तुम्हें लगा मैं किसी काम का नहीं हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब वापस आकर मुझे परेशान कर रही हो। क्यों? लीनान ने जब सुना कि मुझे 6 करोड़ से ज्यादा मिले हैं तो वह पूरी तरह सन्न रह गई। कुछ सेकंड बाद वह अचानक रोने लगी। उसकी आवाज पछतावे और कड़वाहट से भरी हुई थी। हियानचेन, मुझसे गलती हो गई। सच में मुझसे गलती हो गई। मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो एक जुआरी है जिस पर बहुत कर्ज है और वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उसके साथ मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। केनचेन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। बस इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये सब तुमने खुद चुना था। हर इंसान को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने मत आओ। मैंने ठंडे स्वर में कहा और फोन काट दिया। साथ ही उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा था कि लिन हुआन को ब्लॉक करने के बाद वह मुझे परेशान करना बंद कर देगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों बाद लिन हुआन की माँ भी मुझे फोन करेगी। फोन के दूसरी तरफ लिन हुआन की माँ की आवाज में माफी और विनती दोनों थी। हियानचेन, सारी गलती मेरी है, मुझे दोष दो। मैं ही थी जिसने बांगवान को मजबूर किया कि वह तुमसे ब्रेकअप करे और उस आदमी के साथ रहे। बांगवान अब बहुत बुरी हालत में। वो आदमी उसे मारता पीटता है। आंटी, मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके घर आया था तब आपने ऐसा नहीं कहा था। मेरी आवाज ठंडी थी। लिंगवान के घर की वह मुलाकात याद आते ही मेरा मूड खराब हो गया। आपने कहा था कि अगर मैं 20 लाख जमा नहीं कर सकता तो आपकी बेटी का हाथ मांगने का हक नहीं रखता। आपने कहा था कि मैं छोटे शहर से आया हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। आपने तो वो गिफ्ट भी फेंक दिए थे जिन्हें मैंने बड़े मन से तैयार किया था। आपने मुझे निकल जाने को कहा था कि मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, कभी शहर में घर नहीं खरीद पाऊंगा, और ये भी कहा था कि अगर मेरे पास 20 लाख नहीं है तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। क्या आपको ये सब याद नहीं? मुझे आज भी सब याद है। उस समय उनके परिवार का रवैया मुझे साफ याद था। लिनुअन का पिता सोफे पर बैठा था और उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। लीनान की माँ घमंड से भरी हुई थी और उसने मुझे पूरी तरह नीचा दिखाया था।
और लीनान एक तरफ खड़ी थी। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। वह अपनी माँ के व्यवहार को चुपचाप स्वीकार कर रही थी। उसी समय मुझे उसका असली चेहरा समझ जाना चाहिए था, लेकिन तब मैं प्यार में अंधा था। मुझे लगता था कि मेहनत करके मैं उनका सम्मान हासिल कर लूंगा। मेरी बातें सुनकर लिन हुआन की माँ कुछ देर चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। कुछ सेकंड बाद उसने दर्द भरी आवाज में कहा, वो बस एक पल की बेवकूफी थी। मैं असली हीरे को पहचान नहीं पाई। ये सुनकर मैं पूरी तरह हंस पड़ा। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक अमीर और आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकने वाला आदमी था। उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो गई थी, इसलिए अब वे चाहते थे कि मैं फिर से उसकी जिम्मेदारी उठाऊं। दुनिया में इतनी अच्छी डील आखिर हो कैसे सकती है? आंटी माफ कीजिए, लेकिन अब मैं भी अमीर हूँ, इसलिए अब मुझे आपकी लिंगुआन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अब मेरे लायक नहीं है। अलविदा। इतना कहकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। मैंने लीन की माँ का नंबर भी ब्लॉक कर दिया और सभी अननोन नंबर्स को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। आंखों से दूर तो दिमाग से भी दूर। अब मैं उस परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उनके चेहरे मुझे बेहद नापसंद थे। इसके बाद दिन ऐसे ही बीतने लगे। मैं कंपनी का बिजनेस संभालता और दादाजी के साथ समय बिताता। कंपनी लगातार बढ़ रही थी, मेरी संपत्ति भी बढ़ रही थी और दादाजी की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। हर दिन दादाजी विला के गार्डन में फूल लगाते, पक्षी पालते, पड़ोसियों से बातें करते और चौक में जाकर डांस भी करते। उनकी जिंदगी शांत और सुखद थी। दादाजी को इतना खुश देखकर मुझे अंदर से बेहद संतोष मिलता था। यही जिंदगी मैं चाहता था, साधारण और खुशहाल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, धूप खिली हुई थी। मैं और दादाजी विला के गार्डन में सब्जियां लगा रहे थे। गार्डन में एक खाली जगह थी जिसे मैंने छोटे से किचन गार्डन में बदल दिया था। वहां मैंने सब्जियां, खीरे, टमाटर और वो सारी चीजें उगाई थी जो दादाजी को खाना पसंद था। जो सब्जियां खुद उगाई जाती हैं उन पर ज्यादा भरोसा होता है, साथ ही ये अच्छी एक्सरसाइज भी है। सच कहूं तो पहले मुझे खेतबाड़ी का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब दादाजी के साथ मिट्टी खोदना, बीज बोना, पानी देना, ये सब मुझे बेहद सुखद लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे ये अपनापन मेरी हड्डियों में बसा हुआ है। जब हाथ मिट्टी को छूते हैं तो दिल में एक ऐसी शांति महसूस होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं खेत में झुककर खीरे के पौधों के लिए सहारा बना रहा था, जबकि दादाजी घर से पानी लेने गए थे। उन्होंने कहा था कि वो पौधों को पानी देंगे। तभी अचानक गेट के बाहर कार का हॉर्न बजा और कोई जोर जोर से आंगन का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, हियानचेन, जियानचेन, दरवाजा खोलो। हम तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा छोटा भाई हैं, तुमसे मिलने आए हैं। वो जानी पहचानी और घिनौनी आवाज सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने भौहें सिकोड़ ली। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। जरूर इन्हें पता चल गया होगा कि मैं जिंसी में अमीर हो गया हूँ, विला खरीद लिया है और वहीं बस गया हूँ, इसलिए फायदा उठाने के लिए चले आए हैं। सच में ये लोग बहुत चिपकू आत्माएं हैं। मैं खड़ा हुआ और हाथों की मिट्टी झाड़ दी। तीनों के चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। कानाऊ सबसे पहले बोला। जैसे ही उसने मुंह खोला सीधे शिकायत करने लगा, भैया कमाल है, आपने तो हमें ही बेवकूफ बना दिया। क्या अभी भी अपने परिवार के साथ चालें चलते हो? देखो, तुम्हारे पास अब बीजिंग में अपना अलग विला है, इतना बड़ा आंगन, इतना सुंदर घर, और तुम अपने भाई और माँ बाप को अंदर बैठने तक नहीं बुला रहे। देखो माँ और पापा कितने परेशान हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम जिंसी में अमीर हो गए हो, वो तुरंत चले आए। पूरा रास्ता बहुत मुश्किल था और माँ पापा थक गए हैं। मैंने कानाऊ का बेशर्म चेहरा देखा। उसका आत्मविश्वास सच में काबिले तारीफ था। कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैंने हाथ साफ किए और उसे ठंडी नजर से देखा। जानाऊ, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तुम लोगों ने ही तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ लिया था। उस सर्टिफिकेट पर तुम लोगों ने खुद साइन किए थे, अपने अंगूठे के निशान भी लगाए थे। तो अब जैसे ही सुना कि मेरे पास पैसा है, फायदे लेने फिर आ गए। मेरी बेरुखी सुनकर कानाऊ के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, दत्त तेरे की, क्या सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे पास पैसा है तुम खुद को बड़ा समझते हो? तुम्हें इंसानों की तरह बात करना नहीं आता। आखिर हैं तो बस कुछ गंदे नोट ही। इतना घमंड किस बात का? इंसानों की तरह बात? क्या तुम उसके लायक हो? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आंखों में तंज भरा हुआ था। वो घर जो मैंने शादी के लिए तैयार किया था, अब तुम्हारे नाम पर है। वो घर मैंने 8 साल की मेहनत और बचत से खरीदा था और तुम लोगों ने चालबाजी करके मुझसे छीन लिया। पहले मेरी चीजें वापस करो, उसके बाद एक शब्द और बोलना। मेरी बात सुनकर तीनों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में घबराहट चमक उठी। मेरे पिता हकलाते हुए बोले, तुझे कैसे पता? हमने तो ये सब चुपके से किया था। तुझे कैसे पता चला कि घर आओ आओ के नाम ट्रांसफर कर दिया गया? मैंने हाथ पोंछने वाला कपड़ा एक तरफ फेंका और गुस्से से बोला, मुझे शुरू से पता था। मैं बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी अपनापन नहीं होगा। तुम तो मुझे विदेश भेजकर बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। कुछ पल के लिए मेरे पिता के चेहरे पर अपराध बोध आया, लेकिन फिर वह सीधा खड़ा हो गया और चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हारे खिलाफ चाल चली? तुम हमारे बेटे हो, जियानाओ तुम्हारा भाई है। हमें पालना और हम पर पैसा खर्च करना तुम्हारा फर्ज है। उनकी बेशर्मी देखकर मैं हंस पड़ा। बकवास, मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनते ही माँ और पिता दरवाजे पर बैठकर रोने और चिल्लाने लगे। हाय भगवान,
कितना अन्याय है। बड़ा बेटा नालायक निकला। इसके पास पैसा है लेकिन हमें बुढ़ापे में सहारा नहीं देता। इसे अपने माँ बाप की जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं। हाय नालायक बेटा। उनकी रोने की आवाज सुनकर मैंने अपने कान ढक लिए और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम दोनों कौन हो? मेरे कोई माँ बाप नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास है। क्या तुम्हारा एक बेटा नहीं है? देखो जियानाओ, जल्दी करो। अपने माँ बाप को इतना रोने क्यों दे रहे हो? क्या बुरा बेटा है? मेरी बात सुनकर पिता गुस्से से पागल हो गए और मुझे धक्का देने की कोशिश की। मैंने सीधे उनका हाथ पकड़ लिया। अब भी मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे छूने के भी लायक हो? दादाजी गिर गए थे और घायल हो गए थे। तुम लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया और छोड़ दिया, और मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तुमने मेरा घर मेरे भाई के नाम कर दिया ताकि उसे अपना एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ तो तुम लोग मुझे बर्मा भेजने के लिए धोखा देने लगे। ऐसे होते हैं माँ बाप। क्या तुम्हें ऊपर वाले के न्याय का डर नहीं? यह कहकर मैं हंस पड़ा। असल में मैं तो सिर्फ तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। इंसान जो करता है आसमान सब देखता है। भगवान जानता है कि तुम लोग इसके लायक नहीं हो। उस समय मैं तुम्हारे लिए विला, हवेली, कार खरीदने वाला था और तुम दोनों को बुढ़ापे के लिए कई कई मिलियन देने वाला था। इतने में शोर सुनकर दादाजी अपनी छड़ी के सहारे बाहर आ गए। वो गुस्से से कांप रहे थे। बहुत हो गया। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे बताओ, माता पिता का सम्मान किसे कहते हैं? इतने सालों से चेन चेन ने सब कुछ अपने दम पर किया है और तुम लोग स्वार्थी भी हो और उसे नुकसान पहुंचाना भी चाहते थे। उसका वो घर बहुत कीमती था, तुम्हें दे दिया, वही बहुत था। अब और क्या चाहिए? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई चेन चेन को फर्ज और सम्मान सिखाने की? चलो मुझे बताओ, तुम कितने फर्ज निभाने वाले हो? चेन चेन ने मेरे इलाज पर लाखों खर्च किए हैं। पहले वो सारा पैसा वापस करो। इतना कहते हुए दादाजी सीधे फूलों की क्यारी तक गए, एक गमला उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया। तीनों डर कर तुरंत पीछे हट गए। जब उन्होंने देखा कि दादाजी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वे पलटे और भागकर कार में बैठ गए। पापा पापा, गुस्सा मत होइए। दादाजी, मैं आऊं हूँ। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है। मैंने दादाजी को पकड़ लिया और उन्हें शांत किया। दादाजी, ज्यादा गुस्सा मत की, कहीं खुद को चोट न लगा ले। उन्हें भागते देखकर बूढ़े दादाजी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इन लोगों को मैं बहुत पहले से पहचानता हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये तमाशा तो उस एक्सरसाइज जितना भी नहीं है जो मैं जियान दादी के साथ चौक में डांस करते समय करता हूँ। चेन चेन, डरना मत। ऐसे लोगों को बस एक सबक की जरूरत होती है। चलो घर चलते हैं। दादाजी तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा मीठे पैनकेक बनाएंगे। मैं मुस्कुराया और दादाजी को सहारा देकर अंदर ले गया। काम की बात करें तो मैं लगभग सब कुछ सुलझा चुका था। दादाजी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि उन्हें दुनिया दिखाने के लिए यात्रा पर ले जाऊंगा। उन्होंने अपनी जवानी में मेरे लिए बहुत मेहनत की थी और जब मैं काम करने लगा तब मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। अब मेरे पास समय था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर एक मिनट भी और बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए जैसा सोचा वैसा किया। मैंने पूरा आइटिनरी तैयार किया और दादाजी के साथ हमारे देश के खूबसूरत नज़ारों की यात्रा शुरू कर दी।